नमस्कार दोस्तों। अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं आरजे रौनक का वीडियो है जिसका टाइटल है गोधरा कांड एक्सप्लेन्ड द साबरमती एक्सप्रेस द साबरमती रिपोर्ट। सॉरी, चलिए। जो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था जिसमें ट्रेन का एक बोगी को ही आग के हवाले कर दिया गया था, उसी के ऊपर में रिपोर्ट है। चलिए देखते हैं वीडियो, बाद में बात करते हैं। सेवा करके हिंदू भक्तों की भीड़ वापस अहमदाबाद लौट रही थी। तभी गोधरा के नजदीक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में आग लगा दी गई। इस अग्निकांड में 59 लोग मारे गए। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी थे। मरने वालों में एक बच्चा 2.5 साल का भी था। इस अग्निकांड की जांच करने के लिए बाद में नानावटी कमीशन बना। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। गोधरा के नजदीक गाड़ी की चेन खींचकर उसे रोका गया, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने गाड़ी पर हमला किया। इस हमले की प्लानिंग भी पहले से बनाई गई थी। नतीजा ये हुआ कि 59 कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जिंदा जला दिए गए। हैरानी है कि जब भी 2002 के गुजरात दंगों की बात होती है तो इस बात का जिक्र तो हर कोई करता है कि कैसे गुजरात दंगों में एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया, मगर ये बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता कि गुजरात के उन दंगों की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। गुजरात दंगों के नाम पर 20 साल से अपनी रोटियां सेक रहे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस कभी गोधरा कांड में जिहादियों की भीड़ के हाथों मारे गए कार सेवकों की बात करेंगे ही नहीं। उल्टे लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके रहते उस वक्त बैनर्जी आयोग बनाया गया। उस बैनर्जी आयोग ने 2005 में दी अपनी रिपोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करी कि साबरमती एक्सप्रेस में किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई थी, बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था। ये बात अलग है कि कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और नानावटी आयोग की फाइनल रिपोर्ट के बेस पर ही गोधरा कांड के गुनहगारों को सजा दी गई। मगर हैरानी यह है कि लेफ्ट लिबरल्स की पूरी बेशरम जमात आज भी गोधरा कांड को साजिश मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी मुद्दे पर द साबरमती रिपोर्ट के नाम से एक मूवी आई है। मूवी में विक्रांत मैसी लीड रोल कर रहे हैं। मूवी के रिलीज से पहले विक्रांत ने एक आध पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे लेफ्ट लिबरल्स के पिछवाड़े ज्वालामुखी बने हुए हैं, लगातार भभक भभक कर जल रहे हैं। विक्रांत से पॉडकास्ट में पूछा गया कि आप तो एक वक्त बीजेपी के एंटी हुआ करते थे, अब आपकी सोच कैसे बदल गई? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी सोच अब बदल गई है। मैंने 10 सालों में जो भारत देखा है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव होता है। इतना सुनते ही आधे लिबरल्स की जलकर स्वाहा हो गई। और इससे पहले कि वो विक्रांत के इस हमले से उभर पाते, उन्होंने ये भी बोल दिया कि 1947 में तो भारत को सो कॉल्ड आजादी मिली थी। हिंदू तो सही मायने में अभी कुछ साल पहले ही आजाद हुआ है। हिंदू पिछले कुछ सालों में अपनी धार्मिक पहचान को दिखा पा रहा है, वरना उससे पहले नहीं दिखा पा रहा था। इतना सुनते ही बचे खुचे लिब्रांडुओं ने भी अपनी सलवार के नाड़े का फंदा बनाकर उससे लटक कर अपनी जान दे दी। जो लिब्रांडू कल तक एंटी बीजेपी होने के लिए विक्रांत मैसी को अपनी गोद में खिलाया करते थे, वो आज पेचकस मारकर अपनी उन आंखों को फोड़ डाल रहे हैं जिन आंखों से उन्होंने कुछ महीने पहले 12th फेल देखी थी। ये लिब्रांडू अपने उस टीवी को आज चप्पल से पीट रहे हैं जिस टीवी पे इन लोगों ने कुछ साल पहले विक्रांत मैसी का बालिका वधू देखा था। जो वामी गैंग कल तक बीजेपी को गाली देने के लिए विक्रांत मैसी की आरती उतार रहा था, उनके हगे को हलवा समझकर अपना मुंह मीठा करता था, आज वही गैंग उनकी बेवफाई पर ऐसे चूड़ियां तोड़ रहा है जैसे कोई बच्चलन लौंडा शादी से एक रात पहले अपनी पोछे वाली के साथ भाग गया हो और पीछे से उसकी मंगेतर ने पोछे की बाल्टी का पानी पीकर अपनी जान देने की कोशिश की हो। क्या बात है। विक्रांत बार बार ये बोल रहे हैं कि पहले मैं कुछ और सोचता था, मगर आज मेरी सोच बदल गई है। मगर इन जहरीले चिंटुओं को लगता है कि हिंदुओं को गाली देने वाला कोई शख्स अपनी सोच कैसे बदल सकता है। उसे तो अपनी नफरत में उतना ही ढीठ हो जाना चाहिए जितने वो हैं। मगर हमारे आज के वीडियो का मकसद विक्रांत मैसी की बात पर इन वामियों की कंबल कुटाई करना नहीं है। उन्हें तो पहले ही हम मार मार कर इतना सुझा चुके हैं कि उनके कूल्हे और मुंह दोनों सूझकर एक जैसे हो चुके हैं। आज की वीडियो का मकसद है विक्रांत मैसी की उन बातों का फैक्ट चेक करना जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में की, अपने इंटरव्यूज में की। विक्रांत ने क्या बोला कि मैंने देश घूमकर देखा है कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि देश के हिंदुओं को तो असली आजादी अब जाकर मिली है। ये दोनों बातें कितनी सच्ची हैं, अगले कुछ ही देर में इसके एक एक पहलू की हम लोग पड़ताल करेंगे। वीडियो ध्यान से देखना, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। यकीन मानिए दोस्तों, जब हकीकत आपके सामने आएगी तो आपकी सोच के परखच्चे उड़ जाएंगे। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पिछले 10 सालों में अगर किसी एक कौम को धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा परेशान किया गया है, मारा गया है, वो
हिंदू कौम है और कौन उन पर जुल्म कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके लेफ्ट गैंग ने खास जमात के उत्पीड़न का ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रखा है जैसे हर दिन उनके साथ हर गली चौराहे पर जुल्म हो रहा है। मगर इससे पहले कि हम इससे जुड़े एक एक पहलू की पड़ताल करें, उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एक ऐसी चीज बता दूं जो आपकी खुशी के रास्ते खोल सकती है। क्योंकि पैसा सबको कमाना होता है, लेकिन कैसे स्मार्टली कमाना है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। इसलिए एक बार फिर से याद दिला दूं आपको बिनोमो के बारे में। छोटे अमाउंट लगाकर कैसे आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बिनोमो पे रजिस्ट्रेशन करो, 15 सेकंड में हो जाएगा। हमने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया, दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब आपको ध्यान से देखना है ये काम कैसे करता है। ये देखिए, मेरे पीछे रिपीट करिए और ये 1 मिनट में अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट कमा लिया गया है, जिसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। बस यहां पर आपको चार्ट देखना होता है और एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है, जिससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट भी मिल सकता है। अब बिनोमो वीआईपी बनने के कई फायदे हैं, जैसे आपको एडवांस्ड वीआईपी ऐप पर स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्केल प्रो इंडिकेटर और ड्राइंग टूल्स, कॉल बैक फ्रॉम पर्सनल मैनेजर, ट्रेडिंग ऑन 3 एसेट्स साइमल्टेनियसली और ऐसे कई फायदे हैं वीआईपी बनने के। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके बिनोमो पर जाएं, जब चाहे तब वहां पर ट्रेडिंग का मजा उठाएं। अब वीडियो में आगे आए तो दोस्तों, अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। इसमें जो भी फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से नोट करिएगा और ये वीडियो हर उस आदमी से शेयर करिएगा जो दिन रात इस बात का झूठ फैलाता है कि इस देश में एक खास कौम के साथ जुल्म हो रहा है। विक्रांत मैसी ने अपने इंटरव्यू में आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिस पर इतना हल्ला हो रहा है बॉस? यही कहा ना कि इन 10 सालों में मैंने जितना भी देश घूमा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जैसे ही विक्रांत ने स्टेटमेंट दिया, एक खास सेक्शन ये गिनाने लग गया कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हुए। वो आपको अखलाक की बात बताएंगे, पहलू खान की बात बताएंगे, लेकिन वो आपको कभी ये क्यों नहीं बताएंगे कि भैया 2017 से लेकर आज तक हिंदुओं पर उनके धर्म की वजह से 210 से ज्यादा हमले हुए हैं। जी हाँ, 210 हमले। मैं कहता हूं कि अगर एक भी मुसलमान के खिलाफ उनके मजहब की वजह से कोई ज्यादती हुई है तो वो गलत है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ एक पक्ष के लोगों के साथ हुए कुछ मामलों को आगे रखकर पूरी की पूरी हिंदू कौम को ही बदनाम करो बॉस? कैसे हो सकता है? ये लोग अखलाक और पहलू खान की बात तो करते हैं, मगर इनमें से कितनों के मुंह से आपने भानु, कीताराम भील, सावंत राठौड़, विधु जैन के नाम आपने सुने होंगे? आपने बिल्कुल नहीं सुने होंगे ये नाम। इनसे पूछिए कि भारत यादव का आखिर क्या कसूर था कि उसे काफिर बोलकर उसकी लिंचिंग की गई। इनसे पूछिए वो कौन लोग थे जिन्होंने रांची में बस को रोककर उसमें बैठे लोगों को उनके धर्म के नाम पर पहले अलग किया, फिर उसके बाद बस को आग लगाने की कोशिश करी। इनसे पूछिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने माधवपुर में एक खास जमात के धार्मिक स्थल के आगे म्यूजिक चलाने पर दलितों की बारात पर ही हमला कर दिया था। इनसे पूछिए वो कौन लोग थे जिन्होंने राजस्थान के टोंक में गुजरों की शादी पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया था। इसी तरह का एक हमला बाराबंकी में भी हुआ था, वहां की हिंदू बारात पर। हर बार शिकायत यही होती है कि हमारे धार्मिक स्थल के आगे से गुजरते वक्त इन्होंने गाने क्यों बजाए। मतलब आप सुबह शाम लाउडस्पीकर बजा सकते हो, लेकिन आपके धार्मिक स्थल के आगे से अपनी बारात भी अगर कोई ले जाए तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये कैसा सेक्युलरिज्म है ब्रो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने गंगाराम का नाम सुना है? हेलो, जिसे एक खास कौम के लोगों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हुए अपहरण की शिकायत पुलिस में कर दी थी। एक दलित लड़की सरिता से खास वर्ग के लोगों ने छेड़खानी करी। दलितों ने जब इसकी शिकायत की तो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को ही तोड़ दिया गया। दलित जयंत भाटी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पठानी सूट पहन लिया था। कम ऑन दोस्तों, ऐसे एक नहीं सैकड़ों किस्से आपको मिलेंगे। ऐसी कोई हिंदू धार्मिक यात्रा नहीं है जिस पर पत्थरबाजी न होती हो। रामनवमी का जुलूस एक खास जगह से निकले तो उस पर पत्थरबाजी, हनुमान जयंती के मौके पर पत्थरबाजी, दुर्गा पूजा के मौके पर पत्थरबाजी, और तो और अब तो गरबा के टाइम भी पत्थरबाजी होने लगी है। इसी साल हुई एक एक ऐसी पत्थरबाजी को अगर मैं यहां पर गिनाने लगूं तो मुझे वीडियो नहीं, नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ जाएगी, वो भी 20 सीजन की, जिसके हर सीजन में 20 एपिसोड होंगे। हेलो, इसके अलावा हर दूसरे दिन अखबार में आने वाले लव जिहाद के मामले, उसके बारे में तो क्या ही कहूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात पर भी यकीन मत करो। एक काम करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और गूगल पर जाकर लिखो रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी, लव जिहाद, फिर देखो आप सर्च रिजल्ट में आपको कितने लिंक मिलते हैं। अब आप बताइए कौन इस देश में असली पीड़ित है? मगर एक सेक्शन की बेशर्मी देखिए, वो दिन रात इसी प्रोपेगेंडा में लगा रहता है कि मौजूदा सरकार के राज में हिंदू हर किसी पर जुल्म कर रहा है, जबकि आंकड़े जो मैंने गिनाए वो प्रूफ करते हैं कि अभी भी पिछले 7-8 सालों में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुओं पर ही हुए हैं। मगर इन सब के बावजूद कहना मैं यही चाहूंगा कि अगर 140 करोड़ के देश में ऐसी 20-50 घटनाएं भी होती हैं तो इससे यह साबित नहीं हो जाता कि इस देश के हर हिंदू पर हमले हो रहे हैं, और न ही इन हमलों के लिए पूरी की पूरी एक कौम जिम्मेदार है। लेकिन मेरे भाई, ये सेम आर्ग्यूमेंट तो दूसरी तरफ भी लागू होता है कि नहीं होता है?
इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा मुसलमान है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 करोड़ के आसपास। ये करोड़ों लोग देश भर में हैं। सुबह से शाम तक अपने काम धंधे पर जाते हैं, घर लौटते हैं, घूमने जाते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे में अगर साल में 10-20 लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इस माइनॉरिटी का हर आदमी खतरे में है? मैं फिर से दोहरा दूं, होनी तो ऐसी एक भी घटना नहीं चाहिए, धर्म के बेस पर हो या किसी और बेस पर होने वाली वायलेंस कोई भी हो, उसको लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर इतने बड़े देश में ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसे इस तरह तो पेश मत करो ना कि देश के हर गली नुक्कड़ पर बस यही सब हो रहा है। अब अगर आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए एक नैरेटिव बनाओगे तो फिर हम जैसों को भी कुछ फैक्ट्स बताकर ये बताना पड़ेगा ना कि ये नैरेटिव झूठा है, फेक है। अगर आप 5-10 मामलों को आगे रखकर एक ट्रेंड बताने की कोशिश करोगे तो हम भी 50 मामले रखकर सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। इस तरह ये बहस चलती रहेगी बॉस, इसका कोई एंड नहीं है। असली चीज ये है कि किसी के साथ भी धर्म के नाम पर अगर कैसी भी हिंसा होती है तो उस मामले की पड़ताल की जाए, जांच की जाए, जो भी ऐसा करे उसे सख्त सजा दी जाए। और अगर ऐसे किसी भी केस में सजा नहीं हुई है तो वो भी सरासर गलत है, फिर चाहे उस स्टेट में किसी की भी सरकार क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें वायलेंस से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन्हें किसी की जान जाने की परवाह है। वो बस ये देखते हैं कि धर्म के नाम पर होने वाली कौन सी हिंसा उनकी पॉलिटिक्स को सूट करती है। और यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। अगर विक्रांत मैसी ने कहा कि मैंने 10 साल में जो देखा उसके बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एजेंडाबाजों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं कि अगर ऐसी साल में 2 घटनाएं भी हुई हो तो दिन रात उसी पर बात हो, इस पर बात करके एक पक्ष के मन में नफरत भरी जाए, उस पर पॉलिटिक्स की जाए और हिंदू कौम को बदनाम किया जाए। याद है ना आपको कठुआ में जब एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम हुआ था तो पूरे देश में कैसा माहौल बनाया गया। बच्ची के साथ घिनौना काम हुआ, इससे बुरा इस देश के लिए और क्या हो सकता है। जाहिर तौर पर ऐसा करने वाले को फांसी होनी चाहिए क्योंकि उसने एक क्राइम किया था। मगर उस केस में आरोपी को हिंदू बताकर पूरे हिंदू धर्म को निशाने पर लिया गया। हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक पोस्टर बनाकर उसे पूरे सोशल मीडिया पे फैलाया गया और एक तरह से पूरी हिंदू कौम को ही रेपिस्ट बताने की कोशिश की गई। और हुआ ये कि सारे प्रोपेगेंडा के बीच बच्ची के लिए इंसाफ की जो लड़ाई थी वो पीछे छूट गई और मामला हिंदुओं को बदनाम करने की एक मुहिम बन गया। बस आज अगर विक्रांत ने कह दिया है कि उन्हें देश का माहौल नॉर्मल लग रहा है तो एक पक्ष इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहा है? अरे भाई ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनकी सोच है विक्रांत मैसी की। जब आमिर खान ने कुछ साल पहले कहा था कि उनकी बीवी को इस देश में डर लगता है तब कितने लोगों ने उनसे पूछा कि आमिर सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो देश के सबसे बड़े स्टार हैं, आपके साथ ऐसा क्या हो गया। सीए एनआरसी के टाइम भी इस बिल को समझे बिना जब स्वरा भास्कर से लेकर अली फजल, फरहान अख्तर जैसे कितनी सेलिब्रिटीज ने जब इसकी आलोचना की तब उनसे किसी ने पूछा कि भैया तुम्हें इस बिल के किस पॉइंट पर एतराज है। तब क्या उनसे ये सवाल किया गया कि आपको ये किसने बोल दिया कि ये बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? इस बिल का तो भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरह अनुभव सिन्हा से लेकर अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी भी लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। एक डेमोक्रेटिक देश में ऐसा करने का उन्हें पूरा हक है, वो जो चाहे महसूस करें और उसे कहें। इसी तरह का हक विक्रांत मैसी को भी है, अनुपम खेर को भी है, कंगना रनौत को भी है। मगर सच ये है ना कि जो लोग देश में इंटॉलरेंस बढ़ने का रोना रोते हैं वो खुद इतने इंटॉलरेंट हैं कि ऐसा एक भी विचार या बात वो नहीं सुन सकते जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच न करती हो। सारी प्रॉब्लम यही है। इसलिए जब से विक्रांत मैसी ने कहा है कि उन्हें देश के माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है तब से ये लोग ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे गीली उंगली इनकी बिजली की नंगी तार पर डल गई हो। अरे भाई साहब चिल करो। सालों तक आप लोगों ने भी फिल्मों के जरिए खुद प्रोपेगेंडा फैलाया। हिंदी फिल्मों में हर बलात्कारी गुंडे मवाली को तिलक लगाकर हिंदुओं को बदनाम किया। चक दे इंडिया में जहां नेगी थे तुमने फिल्म में हीरो कबीर खान बना दिया क्योंकि वहां तुम्हें माइनॉरिटी के आदमी को हीरो बनाना था। कोई बात नहीं, ऐसे एक नहीं बीसियों किस्से हैं। इसलिए आज अगर कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और साबरमती रिपोर्ट जैसी सच्ची घटनाओं पर फिल्में बन रही हैं तो इतना फुदकना सही नहीं है, शांत हो जाओ। तो साबरमती रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, वो तो बस ये याद दिला रही है कि गुजरात के अफसोसजनक दंगों से पहले एक गोधरा कांड भी हुआ था। वो गोधरा कांड जिसमें द कश्मीर फाइल, द केरला फाइल्स और द साबरमती रिपोर्ट, ये सभी फिक्स फिल्मों में जो दृश्य दिखाया गया है, जो कहानी दिखाया गया है, उससे तो यही लगता है कि हिंदू धर्म को ही टारगेट किया गया है। हमेशा के लिए हिंदू धर्म से मानने वाले लोगों को ही टारगेट किया गया है। लव जिहाद के बारे में दिखाया गया है। एक बार सोच के देखिए, 2000 लोगों के ऊपर में 2000 लोगों ने 60 लोगों के ऊपर अटैक किया पत्थरों से, पेट्रोल बम से। ये भी सुनने में आया है, रिपोर्ट में देखने में मालूम चला है कि मतलब कोई भाग नहीं ना सके, बोगी से निकलने ना सके तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया है। उसके बाद बोगी को आगे के हवाले कर दिया गया।
और 2.5 साल का बच्चे का क्या गलती था, सोचिए। उसको तो ये भी नहीं मालूम है राम जी कौन है, हम कहाँ से दर्शन करके आया है, क्यों उसको मार दिया गया। सब वोट बैंक का राजनीति है और कुछ नहीं। वीडियो में कुछ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी अगले वीडियो में नमस्कार।